गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 5 नंद के लिए ब्राइडल लहंगा। सुमन, खाने की थाली लगा दी क्या? हाँ आशा दीदी। आशा और सुमन खाने की थाली लेकर सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए कपड़े सी रही अपनी गरीब दर्जी भाभी के पास आती हैं। बस बबीता भाभी, चलिए खाना खा लीजिए। मैं बाद में खा लूंगी आशा, अभी मुझे कपड़े सीने दो। दोपहर तक इसे सिलकर ग्राहक के घर पहुंचाना है। इसे सिलना बहुत जरूरी है। मगर हमारी प्यारी दर्जी भाभी, इन सबके साथ शरीर देखना भी जरूरी है। दिन भर आप कपड़े सीने में ही लगी रहती हैं। सुमन, अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी कपड़े नहीं सिलेगी तो अपनी 5 ननद की विदाई कैसे करेगी? ये कहते हुए बबीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों नंद निशा, प्रीति, अनु आती हैं। बबीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। अरे निशा, तुम्हारा सूट तो फट गया है। भाभी, हम दोनों के भी सूट फट गए हैं। हमारे पास पहनने की बस 2 ही जोड़ी सूट है, दोनों खराब हो गए। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं। भाभी, आप हम तीनों के लिए एक नया सूट सिल दो। अनु, तुम तीनों तो जानती हो ना, भाभी सारा दिन कपड़े सिलकर जो भी कमाती हैं वो घर का राशन पानी चलने में खर्च हो जाता है, और अभी मनोहर भैया के पास कोई भी काम नहीं है। सॉरी आशा दीदी। अनु, तुम चिंता मत करो, मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, उससे तुम तीनों के लिए सूट सी दूंगी। शुक्रिया भाभी, हम चलते हैं। ये कहानी है गरीब दर्जी बबीता की, जिसकी 5 ननद है। कहते हैं बबीता का पति मनोहर पढ़ा लिखा नहीं था। पिछले कई महीने से उसके पास कोई भी काम नहीं। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए गरीब दर्जी बबीता दिन भर कपड़े सिलती है। कपड़े तो सिल गए, अब जल्दी से जानवी जी को दे आती हूँ। जैसे ही बबीता घर से निकलती है तभी औरतों के झुंड में बैठी सावित्री उसे टोकती है। और यो बबीता, ठहर जरा। जी काकी। क्यों री मर जानी, अरे कब भी आएगी अपनी 5 ननद को? आशा तो 28 की हो गई हो। अरे देने को दहेज वहेज नहीं तो एक जोड़े में ही विदा कर दे। दिन भर खुलेआम घूमती, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरी ननदों के साथ फिर इससे पहले अपना बोझ उतार दे। लोगों की ताने भरी बातें सुनकर बबीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। बस काकी, मेरी 5 ननद मुझ गरीब दर्जी भाभी के लिए कोई बोझ नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। बस कीजिए, आप लोगों को किसी गरीब के घर की इज्जत उछालने में क्या मजा आता है। बबीता, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, चलो। घर आकर बबीता बहुत रोती है। बबीता, संभालो खुद को। मैं क्या करूं जानवी जी, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब मुझ गरीब दर्जी भाभी को अपनी 5 नंद की शादी की चिंता नहीं सताती। कितने रिश्ते देखे, कितने रिश्ते ढूंढे, मगर दहेज की वजह से कहीं बात नहीं बनती। बबीता, मेरी नजर में तुम्हारी 5 ननद के लिए रिश्ते हैं, मैं बात बढ़ाती हूँ। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी जानवी जी। थोड़े दिन में जानवी बबीता के घर रिश्ते वालों को भेजती है। बबीता उन्हें चाय नाश्ता कराती है। माँ जी, आपने कुछ खाया नहीं, आपको मेरी 5 ननद पसंद तो है ना? देखो बबीता बेटी, मुझे तुम्हारी 5 ननद पसंद है, तुम तो बस इन्हें एक जोड़ी में भेजने की तैयारी करो। देखो बेटी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस इतना कर देना कि मेरे आए हुए बारातियों का अच्छे से खाना पीना हो जाए। जी जरूर। अपनी 5 ननद की शादी पक्की हो जाने के बाद बबीता दिन रात कपड़े सीती है। अब शादी की हल्दी मेहंदी भी शुरू हो जाती है। भाभी, कुछ दिनों बाद हम 5 पराई हो जाएंगी, फिर अकेली रह जाओगी इस घर में आप। ये सुनकर उस गरीब दर्जी भाभी का दिल भर आता है। अरे मेरी प्यारी ननद, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम 5 की नोक झोंक भरी यादें जो हैं इस घर में। बबीता भाभी, आप हम 5 को कैसा ब्राइडल लहंगा दिलाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगे चले हैं। सोनम कपूर ने तो अपनी शादी में सबसे महंगा ब्राइडल लहंगा पहना था। ब्राइडल लहंगे को लेकर अपनी तीनों छोटी ननद के अरमान देखकर बबीता चिंता में आ जाती है। तभी सुमन और आशा उसका मन पढ़ लेती हैं। प्रीति, अनु, निशा, बबीता भाभी हमारी शादी कर रही, यही बड़ी बात है। अभी खाने पीने और बाराती के स्वागत का खर्चा भी देखना है। ऐसे में हमारे लिए महंगा ब्राइडल लहंगा कहाँ से लाएंगी भाभी? अब आशा, मैंने तुम 5 के लिए ब्राइडल लहंगे का ऑर्डर दे दिया है, शायद बन गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। मुझे माफ करना आशा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मगर मैं अपनी 5 ननद का ब्राइडल लहंगा पहनने का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी।
बबीता घर से निकलकर कई ब्राइडल लहंगे के शोरूम में जाकर दाम पता करती है और फिर निराश होकर दूर एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भगवान जी, मेरी 5 ननद की शादी है मगर मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से शादी की दावत खिलाऊंगी मैं लोगों को। मेरी ननद अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना चाहती है और मैं गरीब उनके अरमानों का ब्राइडल लहंगा भी उन्हें खरीद कर नहीं दे सकती। माँ जी, आज जिंदा होती तो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करती। मैं अपनी ननद की जिम्मेदारियां निभाने में चूक गई माँ जी, मैं उन्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाई। तभी जैसे ही उसके आंसू बंजर पेड़ के जड़ों में गिरते हैं वो एकदम हरा भरा हो जाता है। बबीता, तुम क्यों रो रही हो? ये किसकी आवाज है? कौन पुकार रहा है मुझे? तभी पेड़ से एक लाल पोटली गिरती है। बबीता, ये मेरी आवाज है। मैं सालों से एक ऋषि के श्राप में था, मगर तुम दिल की सच्ची हो, इसलिए तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं फिर से हरा हो गया। ये लो, इस पोटली में जेवरात और पैसे हैं, इससे तुम अपनी 5 नंद के लिए ब्राइडल लहंगा खरीद लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। बबीता अपने आंसू पोंछकर पैसे लेकर बाजार में जाती है और लहंगा बनाने का सबसे महंगा, सुंदर और मखमली कपड़ा, गोटे मोती खरीद कर घर आती है। भाभी, कहाँ रह गई थी आप? और भाभी, आप तो हमारा ब्राइडल लहंगा लेने गई थी ना? चिंता मत करो मेरी प्यारी ननद, शादी 2 दिन बाद है, तुम सभी को तुम्हारा ब्राइडल लहंगा मिल जाएगा। अपनी सभी ननद के सो जाने के बाद वह गरीब दर्जी भाभी रात में जाग कर ब्राइडल लहंगा सिलती है। भगवान की दया से एक ब्राइडल लहंगा सिल गया। इसे पहनकर मेरी ननद लाखों में एक लगेगी। अभी तो आधी रात और बाकी है, एक और ब्राइडल लहंगा सी लेती हूँ। इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद बबीता 5 ननद का ब्राइडल लहंगा सिलकर उन्हें शादी के दिन देती है। ये लो मेरी 5 ननद, तुम सबका ब्राइडल लहंगा। ब्राइडल लहंगे देखकर 5 बड़ी खुश होती हैं। वाओ बबीता भाभी, दिस इज सो प्रिटी। सचमुच भाभी, ये ब्राइडल लहंगा बहुत ही खूबसूरत है। मगर भाभी, ये ब्राइडल लहंगे तो देखने में बड़े ही महंगे लग रहे हैं, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? अरे मेरी प्यारी ननद, जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है और उसमें अपनी अरमानों को पूरा जरूर करना चाहिए। और वैसे भी ये ब्राइडल लहंगा खरीदा हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गरीब दर्जी भाभी ने खुद अपने हाथों से सिला है। ये सुनकर 5 की आंखें भर जाती हैं और वह बबीता के गले लग जाती हैं। चलो मेरी प्यारी नंद, जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी, मैं बाकी का इंतजाम देख कर आती हूँ। इसके बाद 5 अपना अपना ब्राइडल लहंगा पहनती हैं और बबीता उन्हें सजाती धजाती है। जरा देखो तो कितनी प्यारी लग रही है, मेरी ननद लाखों में एक लग रही है, किसी की नजर ना लगे। भाभी, आप रो रही हैं? हाँ, मेरी 5 ननद अपनी गरीब दर्जी भाभी से दूर जो जा रही है। ये घड़ी ही ऐसी होती है, इसमें मिलन और जुदाई दोनों का संगम होता है। अच्छा अब चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। बबीता आंसू पोंछकर उन्हें मंडप में लाती है, जहाँ पूरा गांव, जो कल तक उस गरीब दर्जी भाभी को देखकर ताने मारता था, वह सभी उसकी 5 ननद के ब्राइडल लहंगे को और बड़ी धूमधाम से की गई शादी को देखते रह जाते हैं। इसके बाद 5 अपने गरीब भाई भाभी का आशीर्वाद लेती हैं। जीती रहो मेरी बहनों, भगवान तुम 5 को हर खुशी दे। अच्छा भैया, अच्छा भाभी, आप दोनों अपना ध्यान रखना। बबीता भाभी, शुक्रिया हमारे लिए इतना सब करने के लिए, भाभी होकर भी अपनी 5 नंद के लिए माँ का दर्जा निभाने के लिए। बस तुम सब खुश रहना। उस गरीब दर्जी भाभी की 5 ननद को अच्छे घर में जाता देखकर पूरे गांव समाज का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद अपनी मेहनत से बबीता पैसे जोड़कर दर्जी के काम से अपना एक बुटीक खोलती है। दिन भर की मेहनत के बाद भी आज भी पैसे नहीं मिले। सोचा था कि आज जो पैसे मिलेंगे उससे राशन पानी खरीद कर घर ले आऊंगी। मेरी बच्चियां घर में भूखी बैठी अपनी गरीब माँ के आने का इंतजार कर रही होंगी। बोल भगवान बोल, आखिर घर जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि आज भी उनकी माँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाई।
सविता की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह अपने आप से बातें करते हुए चली जा रही थी। इतने में उसकी झोपड़ी आ जाती है, जहां उसकी पांचों बेटियां अनीता, बबीता, काल्पी, आशा, गौरी बैठी होती हैं। तभी काल्पी भागकर उससे लिपट जाती है। माँ माँ, देखो देखो दीदी, माँ आ गई। माँ, आज तुम राशन लेकर आए हो ना? हमारे घर में रोटी बनेगी ना? काल्पी का भूख से सूखा चेहरा देखकर गरीब सविता की आंखों से टपटप आंसू गिरने लगते हैं। अपनी गरीब लाचार माँ को माफ कर दे मेरी बच्ची, मगर आज भी पैसे नहीं दिए इसलिए मैं राशन पानी नहीं ला सकी। अपनी माँ को ऐसे फूट फूट कर रोता देखकर पांचों उसके आंसू पोंछती हैं और सबसे बड़ी बेटी आशा कहती है, कोई बात नहीं माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर पिताजी यहाँ होते तो वो 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जोड़ कर ले आते। उस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ही तो तुम्हारे पिताजी अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़कर परदेस गए, जो आज तक नहीं लौटे। ये कहते हुए सविता बीते दिनों को याद करने लगती है। 7 साल पहले। अजी, मैं तो अभी भी कहती हूं, तुम परदेस जाने की जिद छोड़ दो। तुम यहाँ जो भी कमाओगे, जितना भी कमाओगे, हम उसी में खा लेंगे। नहीं सविता, इस गांव में काम धंधा नहीं बचा। शहर जाकर 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाऊंगा। यहाँ तो मैं 2 वक्त की रोटी भी तुम सबको ठीक से नहीं खिला पा रहा। अपनी 5 बेटियों को अच्छा और अच्छा भविष्य देने के लिए मुझे परिवार से दूर जाना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हमने देखी, जो भुखमरी तुमने और मैंने झेली, वही हमारी बच्ची देखे। ये कहकर गोपी अपनी गठरी लिए कमाने के लिए शहर निकल जाता है, मगर 6 महीने तक भी उसकी कोई खबर नहीं आती। उन्हें गए कितने महीने बीत गए, मगर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। अब मुझे ही अपनी 5 बेटियों का पेट भरना होगा। अपनी बेटियों का मुंह देखकर सविता लोगों के खेतों में काम करने लगती है, जिसमें साल भर में जब कभी उसे खेत बोने का काम मिलता तो उसके घर का चूल्हा जलता, वरना अक्सर उन्हें भूखा सोना पड़ता। इसी गरीबी में उधेड़ बुन के बीच 7 साल बीत गए। ये लो माँ। ये क्या है बबीता? नमक पानी है माँ, थोड़ा तुम भी पी लो। भूख नहीं मिटेगी लेकिन पेट तो भर जाएगा। रोटी तो है नहीं। गरीबी के चलते 5 बेटियां नमक पानी पीकर ही सो जाती हैं। घर में छाई दाने दाने की तंगी और गरीबी भरी जिंदगी को सोचकर वह गरीब माँ रात भर तकिया भिगोती। अब मौसम के बदलने के साथ कड़ाके की सर्दियां भी पड़ने लगती हैं। वहीं भूखे पेट सोते कई दिन बीत जाते हैं। आशा, अपने 4 बहनों का ख्याल रखना। आज फसल की कटनी होनी है, मैं देखती हूँ, पैसे मिलेंगे तो राशन लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। खेत पर आकर सविता काम में लग जाती है। तभी जगह जगह से उसकी फटी हुई साड़ी से ठंड में वह कांप जाती है। उफ, ये ठंडी हवा सीधे हड्डियों में चुभ रही है। हाथ भी नहीं चल रहे ठंड से। अरे ओ सविता, जल्दी जल्दी हाथ चला। सारी फसल आज ही काटनी है, तब जाकर कल मंडी में बिकेगी। जी मालिक। तभी सविता फसल के बीच में कुछ सरसों बाथू देखती है। मालिक, ये फसल के बीच में साग भी उगा है, इन्हें भी काट कर बांध दूं? अरे नहीं, ये घास पात फसल से अलग कर दे। वैसे भी ये थोड़ी बहुत सरसों बथुआ बेचकर मैं करोड़ों थोड़ी कमा लूंगा। मणिलाल के लिए भले ही वह घास बात से बढ़कर और कुछ भी ना था, मगर गरीब सविता उसे एकटक देखने लगी। उसकी आंखों पर उसकी 5 बेटियों के चेहरे झलक गए। क्या पता आज भी मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलेंगे कि नहीं। ऐसे में कितने दिनों से मेरी फूल सी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। मैं इसे काम में ले आऊंगी और कुछ तो बना लूंगी। फसल काटने के बाद सविता साग तोड़कर उसे अपने आंचल में लेकर घर ले आती है। तभी गौरी कहती है, अरे वाह माँ, सरसों बाथू। अब जल्दी से तुम हमारे लिए साग और गर्मा गर्म भात बना दो, भूख लगती है। गौरी, हमारे घर में चावल होते तो हम इतने दिन तक भूखे थोड़ी रहते। माँ, तुम इसकी रोटी बना दो, वैसे भी भूख में घास पात भी अमृत लगता है। सविता डबडबाई आंखों से 7 साल की काल्पी को देखकर उसके सर पर हाथ फेरती है। भगवान, तूने जो मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। खाली इस बाथू सरसों से बात तो नहीं बनेगी,
मुझे इसमें कुछ मिलाना होगा जिससे कि रोटी बने। तभी बबीता को आटे का चोकर दिखाई देता है। वह साग काट कर चूल्हे पर उबलने चढ़ा देती है और उसे सिलबट पर पीसकर चोकर में नमक, मिर्च, अजवाइन मिलाकर रोटी बनाने लगती है। वहीं उसकी 5 बेटियां बर्तन लेकर एक लाइन में जमीन पर बैठ जाती हैं और कालपी कहती है, माँ ये पहली रोटी मुझे देना, बहुत जोर से भूख लगी है। माँ फिर दूसरी रोटी मुझे देना और तीसरी बबीता दीदी को। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, मैं सबको रोटी दूंगी। सविता एक एक करके बर्तन में उस घास की बनी रोटियों को डालती है। पता नहीं ये रोटियां स्वाद में कैसी लग रही होंगी। अरे वाह माँ, ये रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। हाँ सच में ये घास की रोटियां तो आटे की रोटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम ये घास की रोटियां मन मार कर खा रही हो और अपनी गरीब माँ से झूठ बोल रही हो ताकि मेरा दिल ना दुखे। तभी आशा रोटी का एक निवाला तोड़कर अपनी माँ को खिलाती है। हाँ सच में ये रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट है। माँ मैं तो कहती हूँ तुम ये रोटी बनाकर बेचो, फिर देखना तुम्हारे हाथों की बनी ये रोटियां खूब बिकेंगी। वैसे भी सर्दी बढ़ रही है। हाँ माँ, और वैसे भी ये काम लोगों के खेतों में काम करने से तो अच्छा है। फिर हम 5 है ना आपकी मदद के लिए। सविता की बेटियां उसे हिम्मत देती हैं, जिसके बाद वो सारा सामान जोड़ती है और अगले ही दिन से वह फुटपाथ पर सरसों बथुए की रोटी बनाती है और उसकी बेटियां लोगों को आवाज लगाती हैं, 10 के दो भैया, 10 के दो, हंस के ले आओ आओ प्यारे प्यारे लोगों, खाओ ठंड में सरसों बथुए की स्वादिष्ट रोटी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उनके ठेले पर लगने लगती है। अरे बहन जी, जरा 4 गर्मा गर्म रोटी मुझे भी देना। जी बस अभी देती हूँ भाई साहब। बहन जी, जरा 2 गर्मा गर्म रोटी मुझे भी तो खिलाना। आए, ठंड पड़ गई है। जो कोई भी सविता के हाथों की बनाई वो रोटियां खाता, वह तारीफ करते नहीं थकता। भाई वाह, सरसों बथुए की रोटी में तो गजब का स्वाद भरा है। इसे खाकर ना पेट भर रहा है ना मन। 2 ठो रोटी और देना। इस तरह से ग्राहक रोटी मांगते जाते और खाते जाते, जिससे हर दिन वह रोटी बेचकर सविता की खूब बिक्री होती है और धीरे धीरे उस गरीब के हालात पटरी पर आने लगते हैं। सभी के लिए वह घास की रोटियों के नाम से मशहूर भी हो जाती है। फिर एक दिन, जरा 2 रोटी मुझे भी देना। जैसे ही सविता रोटी मांग रहे इंसान का चेहरा देखती है तो उसका दिल रो पड़ता है। उसके सामने उसका पति खड़ा था। अजी आप। हाँ सविता, मैं घर गया था मगर तू नहीं थी, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अपने पिता को देखकर गोपी की बेटियां उससे लिपट जाती हैं और वह शहर में अपने साथ बीती बात बताता है कि कैसे उस गरीब भोले भाले आदमी का फायदा उठाकर बिना पैसों के इतने सालों तक फैक्ट्री में मजदूरी कराई जा रही थी, जिसके बदले में उसे बस 2 वक्त की रोटी के बदले और कुछ ना मिला। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं ना, हमारी रोटी का ठेला अच्छा जम गया है। अब हम दोनों इसे ही साथ मिलकर चलाएंगे। उस दिन जैसे भगवान ने गरीब सविता की सारी परीक्षाएं खत्म कर दी थी और आसमान के झरोखे खोलकर खुशी उस गरीब माँ की झोली में डाल दी थी। पर अब एक गरीब के 2 वक्त की रोटी के लिए कई दफा अपने घर परिवार से भी कटकर अलग रहना पड़ता है, तो अक्सर उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है।